नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग UPSSC ASO पोस्ट की कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने जो प्रथाएं हैं लेखांकन की उसको हम लोग देख चुके हैं। जो मुख्य प्रथाएं थी उनको वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग मुख्य जो लेखांकन की अवधारणाएं हैं और जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे समय ना गवाते हुए सबसे पहली अवधारणाएं जो है लेखांकन की उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली अवधारणाएं बहुत इम्पोर्टेंट अवधारणा है, जिसे हम लोग कहते हैं पृथक व्यवसाय की अवधारणा। पृथक व्यवसाय की अवधारणाएं और प्रथाओं में कोई अंतर नहीं होता है। अगर हम लोग अकाउंटिंग पर्पस से देखें, वैसे तो हिंदी के अनुसार अंतर आपको मिल जाएगा, परंतु यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं को ही यहाँ पे अवधारणाओं में प्रतिपादित कर दिया गया है और ये समय अंतराल अपनाते चले आए हैं, इसको इसीलिए अपनाया भी जाता है। तो बात करते हैं पृथक व्यवसाय की अवधारणाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या कहें पृथक व्यवसाय की अवधारणाएं क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इस अवधारणाओं के अंतर्गत लेखांकन में अगर हम लोग देखें तो लेखांकन के बहुत से फॉर्म्स हैं। लेखांकन के बहुत से बिजनेस के बहुत से फॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका सोल ट्रेड, पार्टनरशिप हो गए और आपका कंपनी हो गई, फिर आपका HUF हो गया। ऐसे बहुत से बिजनेस के फॉर्म्स हैं। उसमें अगर हम लोग देखें सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में देखें, कंपनी में तो अलग से वैधानिक रूप से कह दिया गया है कि कंपनी और कंपनी के स्वामी में अलग अलग या पृथक स्वामित्व रहता है। उसी तरह सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में भी हम लोग वैधानिक रूप से नहीं कहा जाता, पर हम लोग व्यवसाय की जो भी लेखांकन चीज बनाते हैं, जो भी खाते बनाते हैं, उसको एक व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय को दोनों अलग अलग एंटिटी के रूप में मान के लेखांकन हम लोग करते हैं। इसी लेखांकन के अनुसार हम लोग जब कंपनी में कोई कैपिटल लगाता है तो उस कैपिटल को हम लोग इक्विटी ना बोल के कैपिटल में बोलते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक होता है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटी साइड। तो इस लायबिलिटी साइड को हम लोग इक्विटी के फॉर्म में देखते हैं। इस इक्विटी में ही दो चीज होती है, जिसमें आपका आ जाता है कैपिटल और दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो कैपिटल जो होती है वो एक ओनर की खुद की लगाई हुई पूंजी होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो अलग से बाहरी दायित्व रहती हैं उनको हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। तो इस व्यवसाय की ये पृथक व्यवसाय की अवधारणा यही कहती है कि हम लोग व्यवसाय में स्वामी को और स्वामी से अलग व्यवसाय को अलग अलग शामिल करेंगे और जो भी व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाया जाएगा वो भी एक तरीके का द्वैत होगा और जो भी लिया जाएगा स्वामी द्वारा वो भी एक तरीके का आहरण के रूप में हम लोग उसको समझते हैं। तो सिंपली इसमें यही चीज समझना रहता है कि हम लोग सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हम लोग व्यवसाय के स्वामी की चीज़ों को अलग और व्यवसाय की चीज़ों को अलग प्रदर्शित करते हैं। अगर स्वामी ने व्यवसाय से कुछ चीज़ लिया तो हम लोग उसे ड्राइंग या आहरण के रूप में समझते हैं और अगर कोई चीज़ लगाया तो उसको हम लोग कैपिटल के रूप में समझते हैं। तो इस अवधारणा का इतना ही केवल अर्थ है। और अगर इसके हम समझें कि इससे क्वेश्चन कैसे रिलेट करके पूछ सकता है, तो क्वेश्चन यही पूछता है कि किसी संपत्ति में लगाई गई पूंजी संस्था के लिए क्या हो सकती है। तो वो आपको हमने बताया एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के ही अंतर्गत ये कैपिटल होती है। और दूसरा तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी द्वारा
स्वामी और व्यवसाय दोनों एक अस्तित्व ही होती है, तो दोनों चीज एक अस्तित्व नहीं है। स्वामी का अलग अस्तित्व होता है और व्यवसाय का अलग अस्तित्व होता है। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में क्या होता है, स्वामी मरा तो व्यवसाय भी मर जाती है, पर कंपनी की दशा में ऐसा नहीं होता है। तो पहला पृथक व्यवसाय की अवधारणा या सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट यही है। दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड कॉन्सेप्ट है गोइंग कर्सन, या हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा, इसे हम लोग बोलते हैं गोइंग कर्सन कॉन्सेप्ट। ये क्या होती है चालू व्यवसाय की अवधारणा? चालू व्यवसाय की अवधारणा बस इतना कहती है कि एक व्यवसाय अगर आज स्टार्ट हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये असीमित काल तक कोई विपरीत परिस्थिति ना आने पर ये चलता रहेगा और सभी चीजें लगातार व्यवसाय में शामिल की जाती रहेंगी। इस अवधारणा के अंतर्गत हम लोग लेखांकन में ये समझते हैं कि अगर कोई चीज आपका इस समय अंतराल के लिए है या इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है तो हम लोग उस चीज को इसी फाइनेंशियल ईयर में सबमिट कर लेते हैं। अगर वो किसी बाह्य या इस वित्तीय वर्ष से अलग वित्तीय वर्ष के लिए है तो हम लोग अगले वाले वित्तीय वर्ष में उसको प्रदर्शित करते हैं, ना कि इस वाले वित्तीय वर्ष में उसको हम लोग शो करते हैं। जैसे कि आपका अनुपार्जित आय हो गई और आपका प्रीपेड या पोस्टपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए होता है उसी वित्तीय वर्ष में शो करते हैं। आगे वाले वित्तीय वर्ष में अगर रहता है तो उसको हम लोग आगामी के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का सही रूप प्रदर्शित होता है या सही वैल्यू जनरेट होती है। इस व्यवसाय की या इस चालू व्यवसाय की अवधारणा का मतलब यही होता है। और अगर इससे सवाल की बात कर लेते हैं तो सवाल यही जनरली पूछता है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय एक वित्तीय वर्ष के लिए चलता है, अनेक वित्तीय वर्ष के लिए चलता है, या पूछ सकता है कि या कोई भी टाइम पीरियड दे सकता है। तो ये एक आंसर इसका रहता है कि अनिश्चित समय तक इस अवधारणा से व्यवसाय को हम लोग चलाने के लिए समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तीसरा जो क्या कहते हैं अवधारणा है, तो तीसरी अवधारणा है मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या होती है? इस अवधारणा का मतलब यही है सिंपली कि ये अवधारणा उन्हीं चीजों को ध्यान में रखती है जो व्यवसाय में किस में मापी जा सके, मुद्रा में मापी जा सके, उसी को हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। अगर कोई चीज अगर मुद्रा में मापी नहीं जा पाएगी या मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाते तो हम उस चीज को अपने लेखों में शामिल नहीं करते, उसको हम लोग लेखों में शामिल नहीं करते। इसी अवधारणा के अंतर्गत हम लोग ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं लेखों में सम्मिलित करते हैं। जैसे कि आप लोग एक अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते हैं, HR अकाउंटिंग। उस अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या होता है? लोगों के यानी कि जो व्यवसाय में कार्यरत लोग हैं उनकी वैल्यू को जनरेट करता है और उनकी वैल्यू को मेजर करके लेखों को क्रिएट किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग HR अकाउंटिंग ये इस अवधारणा के विपरीत होता है। बट मुद्रा मापन की अवधारणा क्या है कि मुद्रा मापन उन्हीं चीज़ों को मेजर करता है जिनको हम लोग वैल्यू मनी में आंक सकते हैं। परंतु ये क्या होता है कि व्यवसाय में बहुत से ऐसे मैनेजर होते हैं, बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी वैल्यू तो व्यवसाय में बहुत होती है पर उनको हम लोग मुद्रा में नहीं माप सकते, इसलिए हम उसको व्यवसाय के लेखों में शामिल नहीं करते। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अवधारणा की, तो चौथी अवधारणा हम लोग को ये बताती है, इसका अगर हम लोग मुद्रा मापन की अवधारणा आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अवधारणा हम लोग देखते हैं जो आपका है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा, लागत अवधारणा क्या तात्पर्य है या कह सकते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट
तो लागत अवधारणा अगर हम लोग समझे तो लागत कॉस्ट कॉन्सेप्ट में इस अवधारणा के अंतर्गत हम लोग ये समझते हैं कि जो भी व्यवसाय के साधन या संपत्ति होंगे वो लेखों में लागत पर ही दिखाई जाती है। अगर हम लोग कोई संपत्ति या व्यवसाय में लाते हैं तो हम लोग उसका जो लेखा दर्ज करते हैं वो उसके लागत पर ही हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इस अवधारणा में सिंपली होता क्या है कि व्यवसाय में जो भी संपत्तियां आती हैं उनको हम लोग उसी लागत मूल्य पर दिखाते हैं, ना कि व्यवसाय के बाजार मूल्य पर दिखाते हैं। होता क्या है, बाजार मूल्य क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हम लोग लेखा शास्त्री या जो भी हैं, जो भी लेखा करते हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि बाजार मूल्य पर संपत्तियों को दिखाया जाए। इसलिए लागत मूल्य पर सभी संपत्तियों को दिखाते हैं और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, ह्रास को मूल्यांकन या ह्रास लगा पाते हैं। या किसी भी समय हम लोग कोई भी काम करते हैं तो लागत पर ही हम लोग आसानी से कर पाते हैं। अगर बाजार मूल्य पर करेंगे तो बाजार मूल्य में फ्लक्चुएशन के कारण उनकी लेखा करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए लागत अवधारणा जो भी संपत्तियां आपके चिट्ठे में प्रदर्शित होती हैं उनको लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। या जो संपत्ति को लगाते समय जितनी लागत हुई है उनके परिवहन में, उनके स्थापना में, तो उन सभी लागतों को जोड़कर शुरुआती लागत को ही हम लोग लागत समझकर प्रदर्शित करके दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट है आपका द्विपक्षीय। नेक्स्ट है आपका द्विपक्षीय अवधारणा या द्विपक्ष डुअल एस्पेक्ट अवधारणा। इसको हम लोग द्विपक्ष अवधारणा भी कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में डुअल एस्पेक्ट भी कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हम लोग इकहरा लेखा प्रणाली को अपनाते थे, पर हम लोग जब से लूकास पेसियोलो ने इसका जो कहा था तो हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाने लगे थे। उस दोहरा लेखा प्रणाली के ही अवधारणा से रिलेटेड ये भी है द्विपक्ष अवधारणा। तो द्विपक्ष अवधारणा में सिंपली आप समझ लीजिए कि करते क्या है कि हर पक्ष को, यानी हर भी लेखे के, हर विनिमय के दो पक्ष माना जाता है। यानी हर सौदा दो पक्षों को प्रभावित करता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है और दूसरा पक्ष उसका डेबिट होता है। इसी अवधारणा के अनुसार हम लोग, जो अभी हम इससे पहले समझे थे कि संपत्तियों जो व्यवसाय में लगी संपत्तियां हैं वो किसके बराबर होती हैं, इक्विटी के बराबर होती हैं, इक्विटी के बराबर होती हैं। इस इक्विटी के अंतर्गत ही अभी जैसे हमने बताया था कि पहली चीज़ क्या होती है, पूंजी जो व्यवसाय का स्वामी लगाता है, और दूसरी चीज़ होती है वह है ऋण, वह है ऋण जो हम लोग बाहर से ऋण लेते हैं। तो इस अवधारणा का मेन मतलब यही होता है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं और एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं। इस अवधारणा का केवल यही अर्थ होता है कि हर सौदे के दो पक्षकार होते हैं और दो पक्षकार प्रभावित होते हैं। एक पक्ष क्रेडिट होता है तो दूसरा पक्ष डेबिट होगा ही होगा। नेक्स्ट अवधारणा देख लेते हैं अगर आपका छठी, तो छठी अवधारणा है आपकी लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में आपका अकाउंटिंग पीरियड। कुछ कॉन्सेप्ट जो अवधारणाएं होती हैं वो आपकी प्रथाओं से मेल करती हैं, या कह सकते हैं इंटरडेक्ट करती हैं। तो लेखांकन अवधि की अवधारणा क्या कहती है कि लेखांकन जो भी कार्य किया जाएगा वो एक लेखांकन अवधि में किया जाएगा। यानी कि हम लोग जो भी लेखे करेंगे वो एक सीमित समय के अंतराल फिर से पुनः शुरू करेंगे। अगर हम लोग एक वित्तीय वर्ष में कोई खाते स्टार्ट किए हैं तो एक वित्तीय वर्ष का कोई ना कोई एक अंत होगा, जिसके बाद पुनः हम लोग खातों को बनाना शुरू करेंगे। या कह सकते कि जो खाते बनेंगे वो एक वित्तीय वर्ष में पुनः जाके जो समाप्त होने वाले रहेंगे समाप्त कर दिए जाएंगे, जो नहीं होंगे उनको हम लोग अंतिम चिट्ठे में हस्तांतरित कर देंगे। वैसे ये क्या होता है कि हम लोग
एक ये भी इसका यानी कि रीजन होता है कि हम लोग अगर किसी का मूल्यांकन करना होता है तो हमें दो पक्ष होने चाहिए और उसी दो पक्ष का हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब अपने व्यवसाय का मूल्यांकन करना होता है तो हम लोग एक समय अंतराल में अपने व्यवसाय की जितनी भी लेखें की गई हैं उनको पहले लिखते हैं, जिसके हम लोग खाते बनाते हैं, लाभ हानि खाता और आपका अंतिम चिट्ठे या अंतिम खाते। उसके अंतर्गत हम लोग एक वित्तीय वर्ष के कंपेयर करते हैं पिछले वित्तीय वर्षों के लेखों से, तो जिससे हमारी व्यवसाय की प्रगति या डिक्लाइन के बारे में हमको पता चलता है। तो इस अवधारणा का मेन मतलब यही होता है कि हम लोग जो भी लेखे करेंगे वो एक निश्चित समय अंतराल तक ही करेंगे, उसके बाद पुनः हम लोग लेखों को बंद करेंगे और फिर से हम लोग शुरुआत से लेखे करते जाएंगे। तो इस प्रकार इस अवधारणा के अंतर्गत इतना ही आपका सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं आपकी लागत एवं आय की अवधारणा। लागत एवं आय की अवधारणा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और इसी का एक दूसरा नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट। तो लागत एवं आय की अवधारणा क्या कहती है कि व्यवसाय के चलाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और उस लाभ को हम लोग तभी आंक सकते हैं जब हमको अपनी लागत पता हो और हमारी जितनी आय पता हो, तो हम लोग उसमें से कॉस्ट में रेवेन्यू को घटा देंगे तो हमारी जितनी भी आय अगर ज़्यादा होगी तो हमको लाभ होगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो हमें हानि होगी। तो इस तरह हमें क्या पता चल जाता है, एक व्यवसाय के अपने लाभ पता चल जाते हैं। और इसी अवधारणा के अंतर्गत हम लोग जो व्यवसाय में आय अर्जित की जाती है उसी को हम लोग यहाँ पे दर्ज करते हैं। जो आय अर्जित नहीं हुई है उसका लेखा हम लोग नहीं करते हैं। इसमें हम लोग सभी अपने लागत को ध्यान में रखते हैं, यानी सभी लागत को हम लोग कलेक्ट करते हैं और जितनी आय हमने कलेक्ट की है उसको हम लोग करते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, लाभ हानि खाते बनाते समय हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड कर देते थे और इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग आपके क्रेडिट साइड कर देते थे, और जो हमें सेल्स से मिलते थे उनको हम लोग सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो बचता था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता था। तो वो किस कारण हो पाता था कि हम लोग लागत जो भी हैं उनको हम लोग ध्यान में रखते थे। परंतु यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम लोग एक अवधारणा पढ़े थे कि जिसमें हम लोग वित्तीय वर्ष जो इस साल के व्यय हैं उन्हीं को देखते हैं, आगे के वित्तीय वर्षों को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसी वित्तीय वर्ष के जो भी आय होंगे या जो भी व्यय होंगे उन्हीं को हम लोग लेखे में दर्ज करते हैं। इसके अंतर्गत आपका लाभ को ज्ञात करने के लिए हमें लागत और आय का सही अनुमान होना आवश्यक होता है, इसलिए इस अवधारणा में हम लोग यही देखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है, लास्ट है वसूली की अवधारणा। वसूली की अवधारणा, इस अवधारणा में क्या है ये समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो भी चीज़ें, जो भी आय है वो तब तक हमें वसूल नहीं मानी जाती है जब तक वास्तव में वो हमारे व्यवसाय में आ ना जाए या हमारे व्यवसाय के लोगों के पास पहुंच ना जाए, या कह सकते हैं कि ऐसी एक वैध प्रतिभूति हो, एक ऐसी वैध प्रतिभूति हो जो क्या हो, ये भुगतान देने के लिए वचनबद्ध कराती हो। और ये भी कहा जाता है कि व्यवसाय में जब तक माल को केवल ऑर्डर आना ही आय नहीं होता है, माल को जब स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया जाता है किसी
तीसरे पक्षकार को, तो हमें मानते हैं कि व्यवसाय में आय का आना अब लगभग तय हो गया है। पर अगर हम लोग कानूनी दृष्टि से देखें तो स्वामित्व का हस्तांतरण के बाद भी बहुत से ऐसे आय होते हैं जो बैड डेब्ट्स में चले जाते हैं, तो हम लोग उसके लिए वैध प्रतिभूति को हम लोग देखते हैं। तो ये कुल मिला के 8 कॉन्सेप्ट थे, जिसमें से द्विपक्ष अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा, लागत एवं की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, और शुरू में हम लोगों ने देखा था लेखांकन की पृथक व्यवसाय अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा और लागत अवधारणा। तो इसमें से कुल 8 अवधारणाएं हैं, और इससे पहले हम लोगों ने इसके प्रथाएं क्या क्या थी उसको देखे थे। तो आज हम लोग जो प्रिंसिपल्स के 2 पार्ट थे, कॉन्सेप्ट एवं आपके कन्वर्सेशन यानी कि अवधारणाएं और प्रथाएं, वो हम लोगों ने आज कवर कर लिया। आगे हम लोग सिलेबस में जो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में दिया है उसको देखेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे सिलेबस में जैसे जैसे चीज़ें दिए हैं उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में समझेंगे, उसके क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन के बारे में नहीं डिस्कस कर पाए थे, पर आज वीडियो हम लोग क्वेश्चंस के लिए भी बना रहे हैं। असल में क्वेश्चन अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर बनाने की, तो जल्द ही हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मिल पा रहे हैं उसको हम सब कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे, जिससे हमें चीज़ों को समझने में और भी आसानी होगी। देखिए, पढ़ना मेन चीज़ पर्याप्त नहीं है जब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसको रिलेट कर करके हम चीज़ों से जैसे पढ़ाएं वैसे उसको हम रिलेट भी करते चलेंगे, जैसे आपके मस्तिष्क में कुछ चीज़ें बैठती जाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सारे लोगों को जो भी यूपी SSC की ASO की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।